हेलो साथियों, जय हिंद। मैं दीपक एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है GS एंड GK बाय दीपक सर। तो दोस्तों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब हम उसके आगे आने की वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे जो है परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, वैदिक सभ्यता का नाम ही जिससे समझ में आ जाता है कि वैदिक का नाम वेदों से पड़ा है, यानी उस काल को वैदिक सभ्यता नाम दिया गया है जिस काल में वेदों की रचना की गई है। अब इसको हम जो है दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको दो भाग में अध्ययन करेंगे। पहले हम इनके जो किसकी सभ्यता है, कौन से लोग थे, कौन लोग थे, उनके बारे में हम लोग बता देते हैं। इसके बाद बारी बारी से इनके दोनों भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे ये सभ्यता थी आर्यों की। आर्य कौन थे? देखिए, विद्वानों में तमाम प्रकार के मतभेद है कि आर्य कौन थे, लेकिन एक विद्वान थे जिनका नाम था मैक्स मूलर। उन्होंने बताया कि जो आर्यों का जिस तरह से लिपि थी, आर्यों की जिस प्रकार से इन लोगों का रहन सहन था, ये मध्य एशिया के लोगों से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। इसीलिए उनको जो है कहा गया कि मध्य एशिया के निवासी थे। और ये आकर के सबसे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रांतों में बसे थे। ठीक है। आर्य लोगों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। ठीक है। आर्यों की जो भाषा थी संस्कृत थी, और उनका जो समाज था वो पितृ सत्तात्मक समाज था। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें स्त्रियों की ज्यादा मान्यता थी और समाज जो है मातृ सत्तात्मक था, लेकिन इसमें जो है ये समाज जो है पितृ सत्तात्मक था। और यहाँ पे जो सभ्यता है आर्यों की सभ्यता, वो ग्रामीण सभ्यता थी, ना कि शहरी सभ्यता थी। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने बता दिया कि आर्यों की सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह ग्रामीण सभ्यता थी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि आर्यों की सभ्यता नहीं वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण थी या शहरी थी? ये ग्रामीण थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया है, ये मैक्स मूलर ने कहा है, जो कि सर्वमान्य है, सबसे ज्यादा यही माना जाता है। ठीक है। भाषा संस्कृत। देखिए, भाषा इनकी थी संस्कृत। प्रशासनिक इकाई इनका देख लीजिए बढ़ते हुए क्रम में कुल मतलब होता परिवार, परिवार से बनता था ग्राम, ग्राम से विश्व जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए जिला, जन मान लीजिए प्रदेश, इसके बाद राष्ट्र मतलब पूरा देश। तो ये जो इनका समाज था ये इन 5 इकाइयों में विभाजित था। इसी से लोग प्रशासन करते थे, और इनका जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। अब देखिए, हम लोग इसको दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। जो जिस युग में ऋग्वेद की रचना हुई, तमाम वेद रचना हुई, उसका नाम रखा गया ऋग्वैदिक काल। और इसके डिवाइड करने के कुछ कारण रहे थे। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। देखिए, इसमें डिवाइड करने का मुख्य रीजन क्या था कि जो शुरू की परंपराएं थे, जो शुरू के विचार थे, वह कुछ समय आने के पश्चात जो है लोगों में मतभेद हुआ, विचार बदल गए। जैसे उत्तर ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो 4 वर्गों में विभक्त था। ये 4 वर्ग कौन से थे? ब्राह्मण पठन पाठन का काम करते थे, उनका सिर्फ यही काम था। पठन पाठन मतलब पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, अध्ययन और अध्यापन। क्षत्रिय युद्ध में भाग लेते थे, वैश्य व्यापार करते थे, और शूद्र इन समस्त लोगों की सेवा करते थे। इस युग में यानी ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो कर्म पर विभाजित था। जो जैसा कर्म करता था उसके अनुसार वह उस जाति का होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यही बात जो है जन्म पर आधारित हो गई, यानी कि अब यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में अगर कोई शूद्र के जैसे शूद्र है तो वो कर्म से होता था शूद्र। अगर वो अध्ययन करके जो है अध्ययन करके विद्या हासिल करके विद्वान हो जाता था तो वो ब्राह्मण हो जाता था। ठीक है। लेकिन अभी उत्तर वैदिक काल में शूद्र का लड़का शूद्र ही रहेगा, चाहे वो कितना भी अध्ययन कर ले। क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय ही रहेगा, वैश्य का पुत्र वैसे ही रहेगा। यानी बहुत सारे परिवर्तन आए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, इस स्लाइड में हम लोग समझेंगे ऋग्वैदिक काल की प्रमुख बातें। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। देखिए, ऋग्वैदिक काल जो है में वेदों की रचना हुई थी। ठीक है। समाज कर्म पर आधारित था। इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लीजिए है, ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि इस काल का समाज जो है कर्म पर आधारित था। ठीक है। और ऋग्वेद जो है वो ऋग्वेद में 10वें मंडल में
पुरुष सूक्त में जो है चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि जो चतुर्वर्ण यानी अभी हमने जिक्र किया था उस पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, देखिए एक और मिलता है उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का जो है उल्लेख मिलता है। दशराग युद्ध क्या था? इसमें जो है 10 जनों और एक सुदास, उसके बीच में युद्ध हुआ था। नदी का नाम था परसड़ी, यानी उसको रावी कहते हैं वर्तमान में, उसके किनारे पर हुआ था, जिसमें सुदास विजय हुआ था। वो भी युद्ध का उल्लेख मिलता है। उस युद्ध का नाम था दशराग बोलते हैं, दशराग्य। यहाँ से इसका अर्थ है कि 10 राजाओं के साथ सुदास एक जो है उससे जो है युद्ध हुआ था। अब देखिए, ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था, जबकि परिवार का मुखिया कुलम। उस समय गुप्तचर देखो 2 भागों में थे। एक को कहा जाता था पूरब क्या करते? जो दुर्ग की निगरानी करते थे, यानी जो उनका राजा महाराजा का जो दुर्ग होता था उसकी निगरानी करते थे। गुप्तचर जासूसी करते थे, कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। उसके बाद एक होता था स्पष्ट मतलब ये जनता की निगरानी करते थे, जनता में क्या चल रहा है, राजा की सूचना मिलती थी। ठीक है, प्रमुख देवता इनमें इंद्र थे। स्त्रियों की शिक्षा ग्रहण करती थी, स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी, मतलब पढ़ती लिखती थी, जिनमें कुछ प्रमुख स्त्रियों के नाम है लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला और विश्वास। इनका जो उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यानी बहुत विद्वान महिलाएं थी, विदुषी महिलाएं थी। ठीक है, एक चीज इम्पोर्टेंट ये है कि बाल विवाह या पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये समझ लीजिए इस समाज की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी समझिए प्रथा थी। इसमें बाल विवाह नहीं था और पर्दा प्रथा भी नहीं था, यानी कि नहीं कि स्त्रियों को पर्दे के अंदर रखा जाए, सिर्फ मर्द। इसमें भले से समाज पितरात्मक था, लेकिन समाज में समानता थी। पत्नी भी पति के साथ यज्ञ के कार्य में भाग ले सकती थी, पूजा पाठ करती थी, मतलब समान अधिकार प्राप्त थे महिलाओं को भी। ठीक है, तो एक चीज और है, आजीवन अविवाहित स्त्री को क्या कहते थे? अमाजु। ये भी एक प्रश्न पूछा गया है। जो स्त्रियां आजीवन विवाह नहीं करती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। तो अब देखिए कुछ चीजें हैं जो हम इसे बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान सुनिए। सभा और समिति 2 जो है सभा थी, जिन्हें राजा की यानी प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति। जो सभा होती थी ये जो समिति होती थी ये संभ्रांत लोगों की थी, और जो सभा होती थी वो सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। तो ऋग्वैदिक काल की कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए इन लोगों का मुख्य पदार्थ क्या था? पीने वाला पदार्थ था सोमरस, जो वनस्पति से बनता था। इनका मनोरंजन क्या था? इनका मनोरंजन था मनोरंजन था मछली पालन या मछली पकड़ना। दूत मतलब होता है जुआ खेलना, और शिकार करना इन लोगों का मुख्य जो है मनोरंजन का साधन था। इसका देखिए वीडियो काफी लंबी हो सकती है, इसीलिए हम लोग जो है उत्तर वैदिक काल का अध्ययन जो दूसरे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 2 वीडियो में जो इस वीडियो का बचा हुआ बातचीत रहेगा वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, और ऋग्वैदिक काल के बारे में पूरी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में आपको जो कोई त्रुटि दिखी हो तो उसको कमेंट में करके बताइएगा, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद।